भाई ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये रिएक्ट कैसे करेंगे किससे। सबसे पहले आ जाता है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। सबसे पहले क्या आ गया, रिएक्शन विद, बोलो भाई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड्स, टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल है। कैसे लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन से सबका रिएक्शन लिख सकते हैं। मैं एक लिख के दिखा देता हूं। H2F2 से रिएक्ट करेगा, H2Cl2 से रिएक्ट करेगा, H2Br2 से रिएक्ट करेगा, HI2 से रिएक्ट करेगा। क्या देखेंगे बेटा आप, यहां क्या बनेगा, हाइड्रोजन F लिखा, दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है तो HF बनेगा, यहां HCl बनेगा, यहां पर HBr बनेगा और यहां पर HI बनेगा। यस और नो। अच्छा, अब यहां पर दो बातें समझने की हैं। एक साइड में मैं लिख रहा हूं, एक है रिएक्टिविटी, एक्टिविटी, और साथ ही साथ यहां पर मैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स भी कवर कर रहा हूं। जाओ ना, इसको बोलो जुबैर को लेने के लिए। रिएक्टिविटी है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात। क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं। अच्छा, अब तवज्जो रखना मेरे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। हाइड्रोजन के साथ ही प्रॉपर्टी में कवर कर रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7। मेरे बच्चों, रिएक्टिविटी याद रखना, ग्रुप 7 क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। शेयर भी कर रहे हो तो यहां तो हम शेयरिंग के ऊपर चले गए, लेकिन इन जनरल नॉन मेटल्स का जो पैटर्न है वो क्या है, दे रिएक्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप इसको लिंक बड़ा आसानी से कर सकोगे। कैसे बेटा, जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो साइज बढ़ता जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। भाई अगर फ्लोरीन से मैं आयोडीन की तरफ आता हूं तो जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं साइज बढ़ता जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, कम। तो क्या ख्याल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना इज बिकमिंग इजियर और डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। भाई आप देखो ना, एटम का साइज बड़ा, जैसे जैसे एटम का साइज सादिया बड़ा होता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन अपने ही अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो गेन करना भी क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट। देयरफॉर यहां पर जो पहली चीज मैं आप तुम्हें याद दिलाता हूं वो क्या, कि एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन जनरल हर जगह पर ग्रुप 7 की जो रिएक्टिविटी है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन क्या है रिएक्टिविटी के डिक्रीज का, जी बेटा, रीजन क्या है रिएक्टिविटी के डिक्रीज का, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन becomes difficult, yes or no? Sorry, not losing, gaining electron will become difficult. बेटा बात समझ में आ रही है? वरा, उजैर, सादिया? यस सर। Therefore यस सर। reactivity decrease। तो हमने पहले ही केमिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी भी साथ साथ कवर कर ली। क्या कहा नरमी, मैं तुम्हें भी बताता हूं क्या कहा हमने, कि जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और जो ग्रुप 7 है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिएक्ट करना चाह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसलिए एज द साइज गेट्स लार्जर, गेटिंग अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। तो देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, आयोडीन है। इज दैट क्लियर? Does this make sense? यस सर। मैं फ्लोरीन एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया, एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बात हो गई। अच्छा, लेकिन दूसरा जगह क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी में हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड्स की, यानी HF की, HCl की, HBr की और HI की। अब यहां पर बता सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी, यहां बॉन्ड एंथैल्पी का रीजन आ जाएगा कि अगर आप HF की देखेंगे और HI की देखेंगे तो अब याद रखना, फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी नहीं देख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन में फ्लोरीन की देख रहा हूं। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, तो उसको तोड़ना आसान होता जाएगा। क्या ख्याल है? तो एज वी मूव डाउन, बॉन्ड एंथैल्पी जो हाइड्राइड्स की होगी वो कम होती जाएगी, और इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की इंक्रीज होती जाएगी। यस और नो?
सॉरी डिक्रीज होती जाएगी। भाई Yes, खिचड़ा sir. खिचड़ा तो नहीं पक रहा, खुदा के लिए मिक्स नहीं कर देना। एक है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, उसमें मैंने बताया फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होगा और जैसे जब नीचे आएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन एक है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, आप गौर करो ना, HF से जब HI की तरफ जाओगे तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर फ्लोरीन वाला केस एक्सेप्शन भी नहीं होगा। क्यों नहीं एक्सेप्शन होगा? क्योंकि वहां तो फ्लोरीन फ्लोरीन के लोन पेयर की वजह से हम बात कर रहे थे ना, यहां तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक जगह कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड कमजोर होता जा रहा है, इसीलिए बॉन्ड को तोड़ना आसान होता जा रहा है। इसीलिए अगर मैं एक रिएक्शन कराऊं HF से और एक रिएक्शन कराऊं HI से, ज्यादा तेज रिएक्ट कौन करेगा, HF या HI? जी HI. नहीं, HF. HI। क्यों HI करेगा? क्योंकि HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, HF का बॉन्ड मजबूत होगा। जब वो बॉन्ड मजबूत होगा तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तो अगर मैं आपको यहां पर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक रिएक्टिविटी ऑर्डर दे दूं, तो अगर हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है एलिमेंट्स को। लेकिन अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्राइड्स को कंपेयर करते हैं तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाता है। और क्यों उल्टा हो जा रहा है? क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड डिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, इसलिए आसानी से नहीं टूटेगा। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत कम होगी, इसलिए वो आसानी से टूट जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। इज दैट क्लियर? ये सारे क्लोज कॉन्सेप्ट्स हैं। बात समझ में आई है नहीं आई? Yes, sir. आ गई. Yes, sir. आ गई. गुड हो गया, ठीक है। इस अच्छा, अगर मैं इन रिएक्शन में तुमसे पूछूं कि इनमें सबसे तेज रिएक्शन कौन सा होगा? Sir, HI का. ये कौन सी फॉर्मेशन सबसे तेज होगी? HI की? नहीं सर, वो फिर HF की होगी. HF की। ये मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि अभी आप कहेंगे HI, क्योंकि अभी आपने पढ़ा HI की रिएक्टिविटी। ओ भाई, HI की रिएक्टिविटी तो उस वक्त आएगी जब HI रिएक्ट कर रहा हो, यहां तो आप HI बना रहे हो, तो रिएक्टिविटी किसकी आएगी? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की। बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, और सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा? आयोडीन। इज दैट क्लियर? उजैर कोई सवाल पूछ रहे थे तुम? नहीं सर। समझ में आ रहा है? एक ही प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ बता दिया मैंने। रेहा, सादिया, इन्ना लिल्ला हो गया तुम लोगों का क्या? Yes, sir. समझ आ गई. Yes, sir, clear. तो मसला बोलो, चलो गुड हो गया। अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है हैलाइड बाय हैलोजन। ये आप ओ लेवल में ही पढ़ के आए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलाइड बाय हैलोजन का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो अब आसान हो जाएगा। आप ओ लेवल में पढ़कर आए कि जो ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है वो कम रिएक्टिव हैलाइड में से हैलोजन को बाहर निकाल देता है। क्या मतलब? कि अगर मैं फ्लोरीन का रिएक्शन HCl से कराऊं तो ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इसको बाहर निकालने की एबिलिटी रखता है। ये ओ लेवल में पढ़ा था आपने। और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, इट विल फॉर्म HF Yes, एंड sir. Yes, sir. Cl2 विल बी रिलीज। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या होगी? येलोइश ग्रीन गैस जो है वो रिलीज हो रही होगी। अच्छा, ये जो HF है ना, HCl है, HI, इनके फ्यूम्स बनते हैं। HCl और HF के वाइट फ्यूम्स होते हैं, याद रखना, इसमें बड़ा ऑब्जर्वेशन में आता है। HCl और HF के वाइट फ्यूम्स होते हैं, HBr के रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स। ठीक है जी। अच्छा, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बता देते हैं बेटा, पहले ही बताओ, ये रिएक्शन होगा नहीं होगा? होगा। ये तो होगा। क्या सर, बनेगा? होगा. ये तो होगा है, ये तो होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या है? यहाँ ये रिएक्शन होगा? नहीं No, सर, sir. ये रिएक्शन होगा? ये भी नहीं होगा। No, नो sir. ये सादिया और रेहा की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये होगा? Yes, sir. तो बेटा ऑब्जर्वेशन अलग अलग देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन की ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं आप कि भाई येलोइश ग्रीन गैस निकलेगी इवॉल्व होती हुई।
और इसके लिहाज से लिखें तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड लिखेंगे। ब्रोमीन के लिहाज से लिखें तो आप लिख सकते हैं कि भाई रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। HCl के लिहाज से लिखें तो व्हाइट फ्यूम्स, इसी तरह HCl के लिहाज से व्हाइट फ्यूम, आयोडीन के लिहाज से आप वॉयलेट वेपर्स। आयोडीन जो है ना सबलाइम होता है, सॉलिड स्टेट में ब्लैक होता है और फिर लिक्विड स्टेट नहीं होती, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाता है जिसमें इसके वॉयलेट वेपर्स होते हैं। तो वेपर स्टेट में वॉयलेट होगा, सॉलिड स्टेट में ब्लैक होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सादिया शरीफ, फातिहा पढ़वा दूं बेटा तुम्हारे लिए? भाई सारे Sorry, मिलकर sir. एक बार नहीं. फातिहा पढ़ लें सादिया शरीफ के लिए। सादिया क्या नहीं समझ में आ रहा है बेटे? नहीं सर, आगे मैंने लिख लिया है। जी वरा कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ब्रोमीन का क्या ऑब्जर्वेशन है? ब्रोमीन की रेडिश ब्राउन वेपर्स। चले भी, अगला जो हेडिंग है मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, मेरे नन्हे मुन्ने टुन्ने सुन्ने फुन्ने काकों, जब मैं तुम्हारी सनिया नुमान से बुराइयां कर रहा तो पीछे तुम सुन रहे हो? तुम लोग क्या लाउड स्पीकर में क्लास लेते हो? घर में क्या वो खुश हो रही थी कि सर बुराई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा तुम्हारे बारे में पता, दिल में खुश हो रही होगी वो। तुम लोग का वो छोटा बड़ा वाला नहीं है, तुम वाला क्या चक्कर है यार? आप और बाजी और आप ही इस तरह नहीं है सब। 14 महीने तो 14 महीने का मतलब 1 महीने का भी हो तो आप ही तो होना चाहिए ना। नहीं है बाकायदा वो बता रही हो, तुम लोग फिजिकली लड़ते हो घर में? हाँ हाँ, मतलब ये इतना कैजुअली सुनने में नहीं आता कि लड़कियों में फिजिकल लड़ाई हो रही हो। बहन भाई में हो रही होती है, लड़के लड़कों में हो रही होती है। तुम लड़ाका हो मतलब फिजिकली लड़ा देते हो, मतलब थप्पड़ों पर लगा देते हो? नहीं यार, यार मेरी बेगम भी 6 बहनें हैं, उधर तो ऐसा नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बेगम लोग भी 6 बहनें हैं, उधर तो मैंने कभी किसी को मारते पीटते हुए नहीं देखा किसी को। मैं तो सुन के शौक था, मैंने कहा नरमीन से कंफर्मेशन लेंगे। वाह जी। अल्लाह भाई, बड़ी खतरनाक फैमिली है ये पॉपकॉर्न के दाने नाक में घुसा रहे। शुक्र शुक्र है, डॉक्टर के पास जाना पड़ा? अंदर डाल दिया नाक में? नहीं यार, ओहो ये मैं तो समझ रहा था तुम लोग सुलझी भी फैमिली हो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अच्छा चलो, उस दिन पूछूंगा जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे नाक में डालेगा ना फिर पता चलेगा सुलझा हुआ किसे कहते हैं। चले जी, अब हेडिंग बनाए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। देखो जो ग्रुप 7 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अब याद करो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है ओ लेवल में, तो हमने कैसा सीखा था कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन है, जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कि गेन? ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन। तो मतलब रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? पहले ये लिंक समझ में आता है कि व्हाई आई एम कॉलिंग देम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात समझ में आती है? पहले यार ऑनलाइन वाले जवाब दो यार तुम लोग। यस सर। जी सर. जी सर. बिकॉज दे अंडरगो, लिख देता हूं, तुम लोग खच्चर हो ना। बिकॉज दे अंडरगो, अरे यहाँ फातिमा, बिकॉज दे अंडरगो रिडक्शन, Reduction. ठीक है। देयरफॉर वी दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे बताओ, अभी हम रिएक्टिविटी पढ़कर आ रहे हैं, क्या सब सेम ही ट्रेंड में रिएक्ट करते हैं या रिएक्टिविटी चेंज होती है? Change होती है चेंज सर. होती डाउन द है। ग्रुप Decreases. डिक्रीजेस। जब डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। यस और नो? भाई रिडक्शन जब Yes. कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी ना। अबे हाँ ना बोलो यार। Yes, बड़ा बात sir. समझ में आई है नहीं आई? लिंक कर पाए हो नहीं कर पाए हो? कि भाई जी सर, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करना इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कॉन्सेप्ट रिएक्टिविटी में मैच खाता है। रिएक्टिविटी कम हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन स्लो होती जा रही है। जब रिडक्शन स्लो हो जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होती जा रही है। तो एज वी मूव डाउन, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। लिख देते हैं यहां पर, एज वी मूव डाउन ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस। अब इसी जेल में रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है।
अब इसके झैल में जो रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं आपकी मोहब्बत में, वो कौन सा है? वो ये है कि अगर मैं कहूं तुझसे, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं इनका, इसी एबिलिटी, ये पैटर्न दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना ये रिएक्शन बुक में अलग अलग लिखे हुए और फिर आप पैटर्न नहीं बना पाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हो रहा है, ये अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। विद आयरन, तो अगर मैं देखता हूं, याद रखना आयरन ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मैं अगर इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराता हूं आयरन का, इधर देखो बेटा, तो क्लोरीन क्या करता है, आयरन को FeCl3 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। ब्रोमीन से कराता हूं तो वो भी FeBr3 बना लेता है, आयरन को +3 में ऑक्सीडाइज कर देता है 0 से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन कम हो रही है, कम होती हुई। इसीलिए जब मैं आयोडीन को आयरन से ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं, तो आयोडीन या तो नॉर्मली इसको ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाता क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर अगर जोर जबरदस्ती करता है तो क्या करता है, आयरन +2 बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी कम होती हुई दिख रही है। Yes, sir. क्लोरीन भी करेगा, यस सर, क्लोरीन भी करेगा। यस सर। इसी तरह अगर मैं आयरन से रिएक्शन ना कराऊं, तवज्जो रखना, विद आयरन 2+ कराऊं रिएक्शन, देखो बेटा, अब उसी हेडिंग में बना रहा हूं ना, आप आसानी समझ में आ रहा है। तो क्लोरीन जो है वो आयरन 2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, आयरन 3 में, आयरन 2 को आयरन 3 में, अभी देखा ना हमने 3 तक जाता है। ब्रोमीन भी जो है वो स्लो करता है, लेकिन कर देता है आयरन 2 को आयरन 3 में। लेकिन आयोडीन के लिए हमने क्या देखा था कि आयोडीन आयरन 3 तक नहीं ले आ सकता, ऊपर देखा हमने। तो जब आयोडीन से मैं रिएक्शन कराना चाहूंगा Fe2+ का, तो रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि आयरन में आयोडीन में इतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं है कि वो आयरन 3 फॉर्म कर सके। बात समझ में आ रही है? याद रहेगा ये? Yes, sir. यस सर। यस सर, वैसे बर्गर खाना सफाई से बड़ा मुश्किल काम होता है, ये तो काफी सिंपल है, वरना चीज वीज वाला और वो पैटीज डले हुए बर्गर हो ना, तो या तो आप अपनी सफाई का ख्याल रख लें या बर्गर एंजॉय कर लें। तुम लोगों को मैंने बताया कॉलेज वालों को सबको मैं मीट चीज लेके गया था, ES वालों को बड़ा एंजॉय किया। तुम लोग तो इकट्ठा ही नहीं हो रहे, तुम्हें कहां से लेके जाए। दोपहर में गए थे डिफेंस वाला, बड़ा मजा आया यार बच्चों, बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने, अच्छा खाया। और मैं सोचा था बहुत बिल बन जाएगा, बिल भी कम बना। तुम लोग आओगे तो तुमको मीट चीज ले जाएंगे। बोलो, 2 बच्चों को जाए, सब इकट्ठा तो हो ना। क्या कह रहे हो, पीछे से कौन आवाज दे रहा है? उर्वा, ओए उर्वा जी, उर्वा। एक तो ये बड़ा डेंजर हो गया, जो बहन भाई पढ़ते हैं ना, अब इसकी बहन से बात करो, पीछे से उसकी बहन जवाब दे देती है। जी उर्वा, क्या कह रही है? सारी न्यूज़ सुन रही हूँ। हाँ, तो तुम लोग भी जमा हो तो ले जाएंगे ना। ईशा आ रही है ना इस्लामाबाद से, वो सोना ट्यूसडे को वापस आ रही है, फिर चलते हैं हम लोग मीट द चीज। नहीं नहीं नहीं, ट्यूसडे से नहीं आ रही। हमने आपसे बात करनी थी कि हम आपके साथ कोई PS सेशन के लिए कोई डेट करें, तो फिर आप 4 दिन हमें अपने दें, पूरे सुबह से रात, और फिर ईशा कराची आए और सारे बैठ के करें। सुबह से रात में आपको टाइम दे दूं, सुबह से रात के लिए। ये नरमीन ने ना छुरी निकाल ली जी, है, अभी आपकी मेरे सामने बात बैठी हुई है सुन रही नरमीन, थी। ये छुरी निकाल ली है इसने। कोई ईशा किसी का सर फाड़ने वाली है, उसने इतने शोर डाला हुआ है ना, तो इसलिए 4 दिन पूरा पूरा तो ऐसे ही दे सकते हैं कि आप, मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन क्लासेस तो मेरी चलेंगी ना, तो आप आ जाए बिल्कुल। जैसे हम O लेवल्स में करते थे, हम सोच रहे थे 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 4 दिन अगर हम ईयरली कर सके आपके साथ। हाँ बिल्कुल आया, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन उसमें आप ये एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं आइएगा कि सर एक्सक्लूसिवली बैठे हुए होंगे बगैर किसी काम धंधे के, और आप सर से सवाल पूछ रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा नरम गरम चलेगा, कुछ क्लासेस चलेंगी, जी, कुछ वो आप। उसमें पता है, जैसे O लेवल्स में था वैसे हाँ ही, बस जैसे बस बस बस। तो आप आ जाएं, वो लेकिन ये जहन में ये रखें कि आपने जब इतना खून चूसना है तो सर का खून बढ़ाने का इंतजाम भी करके लाना होगा आपने। जी जी सर, डोंट वरी अबाउट इट। और आप हमारी मीट द चीज की ट्रीट भी रेडी रखें। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जिस दिन ईशा जा रही होगी ना, उस दिन मीट द चीज में ट्रीट दे देंगे उसको, सही है। ओके। चलो अब वरा को ग्लास लेने दो, तुम वरा का माइक छीन के बातें कर रही हो मुझसे। जी जी सर, आ गए।
तो बेटा आपने क्या देखा कि इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है वो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो डिक्रीज होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आयरन का कॉन्सेप्ट है कि आयरन को +3 तक ले जाते हैं ब्रोमीन तक, लेकिन आयोडीन वीकर है इसलिए वो +3 तक नहीं ले जा पाता। और अगर आप आयरन 2 को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आयरन 3 में तो फिर आयोडीन से वो होता ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी तरह एक और रिएक्शन है और वो है सल्फर का, विद सल्फर, सल्फर कंपाउंड्स। बेटा सल्फर का एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, Na2S2O3। इसमें जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसका, सल्फर का कितना निकलेगा? -6 +2 निकलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जिसको निकालना नहीं आ रहा वो प्रेस कर ले इस वक्त कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा +2। तो जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं SO4 में। तो SO4 में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सल्फर का कितना निकलेगा? +6। तो खुलासा ये कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को यूज करते हुए कहां से कहां की ट्रांजिशन दिखा रहे हैं? +2 से +6 की, +2 से +6 की। लेकिन अगर यही चीज हम आयोडीन से करते हैं, यही चीज हम आयोडीन से करते हैं तो ऐसा नहीं होता। +2 से +6 की ट्रांजिशन हमें नजर नहीं आती, बल्कि क्या होता है अभी वो बताते हैं हम कि ये ट्रांजिशन फिर SO4 हमें नहीं बनता हुआ नजर आता, हमें ट्रांजिशन नजर आती है S2O5 की। अब S2O5 में -10 +10 +5 नहीं, S2O5 नहीं, सॉरी, S2O6 होता है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 निकल कर आता है। तो +2 से 2.5 चेंज आता है बस। आपको कंपाउंड्स नहीं याद रखने, आपको जी बेटा 2.5 कैसे निकलेगा सर? बताता हूं। आपको जो बात याद रखनी है वो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी के ऊपर याद रखनी है, जो एक ही हेडिंग के अंदर मैंने सारे इसीलिए कवर किए कि जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें ट्रांजिशन ज्यादा नजर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि अगर आयोडीन को हम ये मौका देते हैं, S4 है, S4O6 है, S4O6 2- है, तो अब जब इसकी हम ट्रांजिशन आयोडीन के केस में देखते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयोडीन एक बहुत वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसलिए ज्यादा ऑक्सीडाइज वो नहीं कर पाता। जबकि अगर सोडियम थायोसल्फेट को हम फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें +2 से +6 की ट्रांजिशन नजर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी पर भी बात हो गई। अब हेडिंग बनाओ, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ग्रुप 7। बस डिस बल्कि सिर्फ बना लो डिसप्रोपोर्शनेशन। ये वर्ड मैं तुम लोगों को रिडॉक्स के चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। जिन लोगों ने रिडॉक्स नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं, ऐसा देखो आपने एक रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? जहां कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ रिड्यूस होते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन आप किसे कहते हैं? कि जहां एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। कैसे बेटा? जब ग्रुप 7 में से एग्जाम्पल बुक में क्लोरीन की है, लेकिन ये रिएक्शन आयोडीन और ब्रोमीन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल बुक में क्लोरीन की है, एग्जाम में भी क्लोरीन ही आता है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से भी रिएक्शन हो जाएगा, स्लो होगा। क्लोरीन से भी हो जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन से स्लो होगा। तो क्या रिएक्शन है बेटा इसमें? ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है कि इसमें आता है कोल्ड NaOH के साथ एट 15 डिग्री और हॉट NaOH के साथ एट 75 डिग्री।
या 70 डिग्री। जब क्लोरीन को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ कोल्ड कंडीशंस में या रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ हॉट कंडीशन में, तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन की एग्जांपल बनती है। इधर देखो बेटा कैसे प्रोडक्ट बनता है बेटा NaCl। देखो मैं साथ साथ इसलिए कंपेयर करके बता रहा हूं कि आपको याद रखना हो, इधर भी बनेगा NaCl, इधर बनता है NaClO, और इधर टेम्परेचर ज्यादा है तो आप यूं याद रखिए इधर बनेगा NaClO3 और बनेगा वाटर और बनेगा। ये बहुत आता है रिएक्शन लिखने में, बच्चे गड़बड़ करते हैं। याद रखना जो हॉट वाला है उसमें देखो सब कुछ सेम ही है। जो NaClO कोल्ड वाले में जरा प्रोडक्ट जो बना है वो कंजूसी से बना है और हॉट वाले के अंदर जरा उससे बना है। अब अगर इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाऊं तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ 0 है, NaCl में -1 है, यहाँ भी -1 है, और NaClO में यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा -2, ये निकलेगा +1 और यहां निकलेगा +5। तो आप देखें कि क्लोरीन यहां 0 से -1 हो रहा है जो रिडक्शन है, और क्लोरीन 0 से +1 भी हो रहा है जो क्या है ऑक्सीडेशन है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। इसी तरह क्लोरीन यहां देखिए 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, और 0 से +5 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो ये एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखना भी आ जाती है। तो आयोनिक इक्वेशन लिखना सीखा है ओ लेवल्स में हमने? आयोनिक इक्वेशन लिखना आता है? यस सर। कैसे लिखते हैं आयोनिक इक्वेशन? Cl2 एज इट इज रहेगा, जो एक्वस चीजें होती हैं उनको आप आयंस में ब्रेक कर देते हैं, तो NaOH को आप ब्रेक करोगे, यस और नो? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इसी तरह Na पॉजिटिव और ClO नेगेटिव में, और वाटर विल स्टे एज वाटर। Na से Na कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बैलेंस करने के लिए 2 आएगा, 2 Na से 2 Na कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा? Cl नेगेटिव बच जाएगा, ClO बच जाएगा, वाटर बच जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? Cl2OH गिव्स Cl नेगेटिव, ClO नेगेटिव और H2। ये इसकी आयोनिक इक्वेशन बन जाएगी। बैलेंस कर लेना पहले। आयोनिक इक्वेशन बनाने का प्रिंसिपल याद है? प्रिंसिपल क्या था? जो एक्वस चीजें होती थी उनको आप स्प्लिट कर देते हैं, और जो लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं, सेम चीजों को कैंसिल कर देते हैं। तो जो क्लोरीन है ये सबसे ज्यादा बार इस चैप्टर से रिएक्शन आया हुआ है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी जा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? तो जरा पीछे जाके देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जो स्टार्ट किया वो सबसे पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, उसमें रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड भी समझा दी, डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की बात कर ली, और डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात कर ली।